मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस तरह से मेंडलीव का आवर्त नियम है। सबसे पहले डोबे राइनर ने अपना त्रिक बनाया। दूसरा जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। तीसरा मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से बनाया, जिसको सारे वैज्ञानिकों ने माना कि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत हद तक ये ठीक है, इसको जो है स्वीकार किया जाए। तो तत्वों का गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उसमें एक गुणधर्म जो है, एक समानता दिखाई देती है। यानी जहाँ से हम शुरू करते हैं उस तत्व का जो गुणधर्म होता है, कुछ दूर तक जाने के बाद फिर वैसा ही गुणधर्म प्रदर्शित करने वाला दूसरा तत्व मिल जाता है। तो मेंडलीव के समय में कुल 63 तत्व थे। 63 तत्वों के बारे में जो है जानकारी थी, उन सब का वर्गीकरण मेंडलीव ने किया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और तत्वों को जो है यथोचित स्थान पर स्थान दिया। इनमें जो है कुल 8 समूह थे। ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर से नीचे जो लाइन आती है उस हिसाब से 8 समूह, और समूहों को ए बी करके जो है बनाया। और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को जो है प्रागुक्ति की, यानी भविष्यवाणी की कि ये भी तत्व जो है आ सकते हैं, और वे सब तत्व आए। जैसे उन्होंने बताया था एका बोरान, एका एल्युमिनियम, और एका सिलिकॉन। इस तरह से उन्होंने जो है भविष्यवाणी बताया कि इन सब तत्वों को रखने की जो है ज़रूरत है। तो एका बोरान, इस तरह से जिस तत्व को उन्होंने अपना नाम बना के रखा था, तो एका बोरान की खोज हुई तो वह तत्व स्कैंडियम के रूप में जाना गया। एका एल्युमिनियम जो है यह गैलियम के नाम से जाना गया। एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम के नाम से, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। एका बोरान स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये सब तत्वों के बारे में मेंडलीव ने जो है भविष्यवाणी की थी कि इन सब तत्वों को जो है आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने और बताया था कि ये जो सारणी है यह पूरी तरह से जो है ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम सारणी होगी। इन्होंने कहा कि इस सारणी में बदलाव किया जा सकता है। तो मेंडलीव के समय में जो है जीरो ग्रुप नहीं था, शून्य ग्रुप नहीं था। तो बाद में पता चला जो आदर्श गैस है, निष्क्रिय गैसों की खोज हुई तो इनको कहाँ पर रखा जाए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसके लिए जगह जो है छोड़ा गया था। तो वहाँ पर निष्क्रिय गैसों को रख दिया गया।
तो मेंडलीव की जो साड़ी थी एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति से बनाई गई साड़ी थी, और इन्होंने उस आवर्त साड़ी में जो है जगह खाली रखे थे कि इन सब तत्वों को जो है रखा जाए। और कुछ तत्वों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये सब तत्व हैं, और इन सब तत्वों को खोज करके इसका परमाणु भार बताए थे। जो परमाणु भार बताए, एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन का, तो पता चला कि एका बोरान जिसका नाम लिए थे वह स्कैंडियम था, एका एल्युमिनियम जिसको बोले थे वो गैलियम था, जिसके लिए एका सिलिकॉन का प्रयोग किया गया था वो जर्मेनियम था। तो ये सब जो है आवर्त सारणी में स्थान इनको दिया गया। तो ये सब मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो है मेरिट्स हैं, उसके एडवांटेज हैं, उसकी अच्छाइयाँ हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दोष हैं? अगर दोष देखा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमियां क्या क्या हैं, उसको जो है दोष बोल सकते हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, सारे तत्वों को जब वर्गीकृत किया गया तो देखा ये गया कि कुछ तत्व जो है किसके बीच में आएंगे, और इन दो तत्वों के बीच में कितने परमाणु भार वाले तत्व हैं इसका अंदाज़ा लगाना कठिन हो रहा था। और हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन को पहले समूह में क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाए, या इनको जो है 7वें समूह में हैलोजन के साथ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का गुणधर्म दोनों से मैच करता था। ये सब देखने में दिख रहा। उसके बाद फिर समस्थानिकों का स्थान, जैसे समस्थानिक आए, हाइड्रोजन का ले लें 1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, तो इनको जो है परमाणु भार इनका 1, 2, 3 है। तो आवर्त सारणी में ये कई स्थानों पर रखे जा सकते हैं। एक ही तत्वों को कई स्थानों पर रखना ये उचित नहीं है। उसी तरह से क्लोरीन के हैं और सब तत्वों के जो है समस्थानिक हैं, तो समस्थानिकों का स्थान जो है नहीं मिल पा रहा था। और भी कमी देखने को मिली कोबाल्ट और निकल। तो कोबाल्ट का परमाणु भार निकल से जो है ज़्यादा है, तो कोबाल्ट को पहले स्थान पर क्यों स्थान दिया गया, पहले क्यों रखा गया? इस तरह से जो है कमियां मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखने को मिली। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या दोष हैं, तो क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का उचित स्थान नहीं, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं, भारी तत्वों को जो है पहले रखा गया था। तो इस आधार पर कि दो तत्वों के बीच में कितने तत्व और आएंगे, इन सब के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना कठिन हो रहा था। और कुल मिला जुला करके मेंडलीव की आवर्त सारणी अगर देखी जाए तो इसको वैज्ञानिकों ने माना, कहा कि ये सही ढंग से चलने वाली सारणी है, इसमें कुछ फेर बदल किया जा सकता है, और उस आधार पर कुछ चेंजिंग करके हम एकदम पूरी तरह से जो है कंप्लीट सारणी बना सकते हैं। तो मेंडलीव ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को एक तर्क संगत आधार पर जो है सारणी बना करके तत्वों को सारणीबद्ध किया गया और उनके बारे में अनुमान लगाया गया, और इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है आगे बढ़ी। तो इसके बाद आता है आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद आधुनिक आवर्त नियम आता है। आधुनिक आवर्त नियम यह इस आधार पर बनाया गया कि उस समय जो है मोजले ने तत्व के विशेष गुणधर्म परमाणु क्रमांक के बारे में खोज की। उन्होंने बताया कि किसी तत्व का जो गुणधर्म होता है वह परमाणु भार पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व के केंद्रक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका जो है परमाणु क्रमांक है,
और प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन भी बाह्य कक्षा पर पाए जाते हैं। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के हिसाब से बदलते हैं, ना कि परमाणु भार के हिसाब से। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है कुछ सुधार किया गया। इस आधार पर उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मोजले के परमाणु क्रमांक के कॉन्सेप्ट के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी जो है बनाई गई। तो आधुनिक आवर्त नियम, इसे दीर्घ सारणी के रूप में भी जाना जाता है। और इनमें कुल देखा जाए तो कुल 18 समूह हैं और 7 36 पंक्तियां हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तरह से क्रम से गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इनमें जो है कुल 18 इस तरह से समूह हैं। 18 समूह बना करके तत्वों का वर्गीकरण जो है किया गया। इसको इस तरह से जो है बना सकते हैं 18 समूह, और इस तरह से 36 पंक्तियां बनाई गई। कुल 7 36 पंक्तियां हैं इसमें। इस तरह से इस तरह से 7 36 पंक्तियां कुल बनाई गई हैं। तो 36 पंक्तियां जो होती हैं इन्हें आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो होती है इन्हें समूह कहते हैं। तो इसमें जैसे ये है फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, इस तरह से बनाया गया। फर्स्ट में हाइड्रोजन और लास्ट में जो है हीलियम को रखा गया। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरह से 20 तत्वों के बारे में डिटेल स्टडी ज़्यादा करना है। तो इसमें जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए तत्वों को जो है यस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। यस ब्लॉक, इसे यस ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद जो है यस आर डी आती है। इसमें ये जो बनाया गया है ये पी ब्लॉक एलिमेंट इसे कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट और बीच का जो ये बचा हुआ पोर्शन है ये संक्रमण तत्वों के लिए है। ये पूरा जो है इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इसके बाद नीचे की तरफ जो है इस तरह से 36 पंक्तियां दो जो है बनाई गई हैं। इस तरह से ये 36 पंक्तियां जो बनाई गई हैं। लैंथिनाइड इन्हें कहते हैं, लैंथिनाइड और एक्टिनाइड। लैंथिनाइड और एक्टिनाइड दो 36 पंक्तियां जो है बाहर जो है बनाई गई है। लैंथिनाइड
लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को जो है बाहर निकाला गया है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। इस तरह से जो है 7 आवर्त हैं और 18 समूह है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसको जो है फिर ये थर्ड ए कह सकते हैं, फोर्थ ए कह सकते हैं, फिफ्थ ए कर सकते हैं, सिक्स्थ ए, और ये सेवेंथ ए, और इसको जो है जीरो ग्रुप मान सकते हैं, जीरो ग्रुप ले सकते हैं। ये 18वां समूह है। तो इसमें ये सब फर्स्ट ए, सेकंड ए, तो यस ब्लॉक एलिमेंट जितने हैं ये सभी इसमें धातुएं हैं। फिर इसमें कुल 10 समूह हैं। इसमें डी ब्लॉक है और ये संक्रमण तत्व आते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें धातु, अधातु, धातु सदृश सभी तत्व इसमें आते हैं। फिर जो है लैंथानम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं ये नीचे की तरफ सारणीबद्ध किए गए हैं। 7वें समूह से जो है एक्टिनाइड निकाल करके नीचे रखे गए हैं। क्योंकि इनके गुणधर्म इस सारणी से मैच नहीं करते थे, अलग थे, इसलिए इनको 14 तत्वों को 6वें आवर्त से निकाल करके जो है बाहर किया गया है। तो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से कुल मिलाकर के 118 तत्व जो है आवर्त सारणी में रखे गए हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो विसंगतियां थी वो सब जो है दूर हो जाती हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर ये देखा जाए, अगर सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला जाए तो निकाल सकते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 1 होगा। यानी पहली कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा पर 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कक्षा की संख्या ही आवर्त की संख्या होती है। 2, 8, 1 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा, तो कुल मिला के 3 कक्षाएँ हैं, तो ये तीसरे आवर्त में जाएगा। तो सोडियम जो है तीसरे आवर्त में गया। मैग्नीशियम का अगर निकाला जाए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 2, ये भी तीसरे आवर्त का ही तत्व होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो जितने तत्वों को निकालेंगे इसमें तीसरे आवर्त में तो कुल 3 कक्षाएं पाई जाएंगी। और बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही समूह संख्या होती है। जैसे 2, 8, 1 है तो लास्ट कक्षा पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले समूह में स्थान होगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का स्थान फर्स्ट समूह में मिलेगा। और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को देखा जाए तो बाह्य कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका समूह जो होगा दूसरा होगा। देखेंगे मैग्नीशियम का जो है दूसरा समूह है। तो इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, तो सारे तत्वों को जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हम आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान दे सकते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान मिल सकता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अच्छाइयाँ हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। ऐसा करने से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियाँ थी वो दूर हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन का स्थान, तो हाइड्रोजन का स्थान आज भी कन्फ्यूजनल है, लेकिन इसको जब इसके बारे में स्टडी की गई तो देखा यह गया कि इसके गुणधर्म फर्स्ट ए समूह और 17वां समूह कह सकते हैं या 7वां समूह, उससे दोनों से मैच करता है।
तो इसके ज़्यादा गुणधर्म जो है फर्स्ट ए समूह क्षारीय धातुओं के समान होता है, इसलिए इनको जो है पहले आवर्त में स्थान देना जो है ज़्यादा उचित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है वो भी मिल जाता है। और दूसरा समस्थानिक का स्थान, तो समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए उनको एक ही स्थान पर रखा जाएगा। और जो भारी तत्व हल्के तत्वों से पहले आए वो भी जो है विसंगतियां इसमें जो है दूर हो जाती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी यह दीर्घ स्वरूप की सारणी है और इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की में जो कमियां थीं वो सब जो है दूर हो जाती हैं और एक अच्छी सारणी बनाई जा सकती है। और यह आधुनिक आवर्त सारणी पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे पोटेशियम का अगर निकालना जाए तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक गिन भी सकते हैं, 19 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, परमाणु क्रमांक 19 है तो 2 8 8 1। क्योंकि ये जो पोटेशियम है फर्स्ट ए समूह है इसलिए बाह्य कक्षा पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्पण 2 8 8 है। तो देखने से ये पता चलता है कॉन्फ़िगरेशन से कि यह किस आवर्त में जाएगा। तो 2 8 8 1 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा, तो 4 कक्षाएं हैं, तो ये चौथे आवर्त में जाएगा। और बाह्य कक्षा पर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट समूह में जाएगा। तो पोटेशियम जो है ये फर्स्ट समूह और चौथे आवर्त का तत्व है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमियां हैं वो सब दूर हो जाती है। इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सारी चीज़ों के बारे में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल्स है, इसकी वैलेंसी क्या है, इनकी साइज़ क्या है, इन सब के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं।